आज हम देखेंगे आपका फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बोर्ड के लिए और वैसे भी आपका कंपटीशन के लिए भी आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपका ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है आपका कि फोर्स एंड टॉर्क आपका कितना लगता है आपका। तो पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ रखा है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता था एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है आपका, या फिर डेफिनेशन वाइज अगर हम चलें तो बोलते हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती है और सेम डिस्टेंस पे होती है। तो मैंने बना दिया है आपका। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर लाइंस पैरेलल है, साथ में इक्विडिस्टेंस है आपका। ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका एक डाइपोल हमने रख रखा है आपका। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेता हूँ और उसको अभी ना नॉर्मल कंडीशन में रख के किसी एक अलग सी कंडीशन में रखता हूँ। आप लोगों का मतलब कहने का मतलब कि रेस्ट कंडीशन में ऐसे में ना रख के किसी एक सिंगल किसी भी उसमें रख देते हैं आपका। तो ये मैंने रख दिया किसी भी एक पोजीशन में, एक जनरल पोजीशन में, जिस टाइम पर इसका एंगल कितना है आपका, थीटा है आपका। हमने डाइपोल रखा तो है यहाँ पर, लेकिन कब रखा है, जब इसका एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, आपका थीटा एंगल है आपका। ठीक है, कोई स्पेशल केस नहीं ले रखा है कि 0 डिग्री है 90 डिग्री है, ऐसा नहीं, बस थीटा एंगल है। ये थीटा कुछ भी हो सकता है आपका। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसका ये वाला चार्ज होगा, इसको कह देता हूँ मैं माइनस क्यू। ये दूसरा चार्ज इसको कहता हूँ मैं प्लस क्यू। नाम भी देता हूँ, इसका नाम ए, इसका नाम आपका बी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितना है आपका ई। हो जाएगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड होता था आपका कि यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स काम करता है आपका, और इसका फॉर्मूला होता था E=F/Q होगा। इसी फॉर्मूले से अगर मैं F निकालूँ तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू आ जाएगा Q/E। इसका मतलब है अगर किसी भी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स फील करता है, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर भी दो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, ये दोनों भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो ये भी कि ये दोनों चार्जेस भी क्या करेंगे, फोर्स फील करेंगे। जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो वो फोर्स फील करता था, वैसे ये दोनों चार्ज भी क्या करेंगे, फोर्स फील करेंगे। और एक और चीज, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इसका मतलब होता है कि प्लस वाला चार्ज कहाँ को जाने वाला है, कहाँ पर प्लस वाले चार्ज को फोर्स फील होगा, किस डायरेक्शन में। तो ये जो प्लस वाला चार्ज है इसमें जो फोर्स फील होगा वो लगेगा यहाँ को, और जो माइनस वाला है उसमें जो फोर्स फील लगेगा वो होगा इधर को। तो इसका नाम मैंने दे दिया F1 एंड लेटेस्ट इसका नाम दे दिया मैंने F2। और इनकी वैल्यू कितनी होगी, ये वाले फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका चार्ज Q एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। इसका भी चार्ज सेम है, Q माइनस है, कोई बात नहीं अभी के लिए, Q एंड E। जब हम डायरेक्शंस डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर प्लस फॉर्मूला, फिर वहाँ पर प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती। तो फोर्स आपका ठीक हो गया, ये सीधे पता चल जाएगा डायरेक्शन देख के कि हाँ ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव होगा आपका। तो ये इतना काम कोई दिक्कत नहीं आपका। तो अब यहाँ देखना, फिर आपका हम सबसे पहले फोर्स पढ़ रहे हैं। तो देखो ये दोनों जो चार्जेस हैं इसमें फोर्स काम किया, ए में भी फोर्स काम किया, फोर्स ऑन ए में भी फोर्स काम किया, कितना किया, QE। और बी में भी फोर्स काम किया, कितना किया, QE। टोटल फोर्स कितना हो जाएगा यार, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, देखो ये दोनों जो फोर्सेस है वो क्या है, एक दूसरे के बराबर, साथ में ऑपोजिट है, एक इस साइड को है तो एक उस साइड को, इक्वल है, साथ में ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे को क्या करती है, कैंसिल आउट। तो कितना आ जाएगा टोटल फोर्स, 0। तो ये याद रखना है आपका, ये ऑप्शनल क्वेश्चंस MCQs में भी आता है आपका कि कोई अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसमें टोटल फोर्स कितना काम करता है। तो टोटल फोर्स कितना हो जाता है आपका, 0। अब जब ये आप देख लोगे ना टोटल फोर्स, अब टोटल फोर्स 0 होने का मतलब होगा ना कि यहाँ पर आपका कोई भी ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर ट्रांसलेशन मोशन। देखो मोशन अलग अलग टाइप के होते हैं, क्लास 11th में हमने डिफरेंट टाइप के मोशंस देखे हैं आपका। तो ट्रांसलेशन मोशन उन्हीं में से एक काइंड होता है आपका। अब इसमें होता क्या है ना, इसमें कुछ इस तरीके का मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और ये आगे को जा रहा है, ऐसे सीधे चल रहा है अगर आपका, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन मोशन, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जा रहा है। ऐसे ही एक मोशन आता था जिसमें रोटेशनल मोशन होता है, जिसमें वो एक ही जगह घूमता है ऐसे करके। हमने डिफरेंट टाइप के सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। वैसे ही आपका ये क्या है आप लोगों का,
ट्रांसलेशन मोशन मतलब जैसे ये इसमें फोर्स काम किया तो ये गया आगे को, ये होता है आपका ट्रांसलेशन मोशन, ऐसे आगे या ऐसे पीछे को आना, फोर्स लगा और ऐसे गया आपका। तो यहाँ पर फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। ट्रांसलेशन मोशन तभी होता है जब इसमें फोर्स काम करे, अगर फोर्स काम नहीं कर रहा तो ये रुक जाएगा आपका, हो जाएगा। तो जब तक फोर्स, जैसे ही फोर्स काम करेगा होगा, ठीक है। तो ट्रांसलेशन देखो, नेट फोर्स काम नहीं किया डाइपोल में तो ट्रांसलेशन मोशन नहीं होने वाला, मतलब ये ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, इन दोनों फोर्सेस को अगर आप देखो तो इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है आपकी, अलग अलग है। अब व्हाट इज लाइन ऑफ एक्शन, आपका लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होता है वो किस लाइन में काम कर रहे हैं आपका। जैसे ये वाला जो फोर्स है वो इस लाइन में काम कर रहा है, ऊपर वाली लाइन में, जबकि नीचे वाला फोर्स इसमें, जैसे यही है ना आपका, ये पेन ही है आपका, ऊपर वाले में जो फोर्स काम कर रहा है वो इस लाइन में खींचा जा रहा है उसको, और नीचे वाले में जो कर रहा है वो इस लाइन में खींचा जा रहा है आपका। तो जब लाइन ऑफ एक्शन दोनों की डिफरेंट है, तो जब भी दो फोर्सेस काम करें और उनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो तो वहां पर हमेशा क्या जनरेट होता है आपका, कपल जनरेट होता है। कपल कहूँ या टॉर्क कहूँ या रीस्टोरिंग कपल कहूँ, बात एक ही होती है आपका। तो वहां पर क्या काम जनरेट होगा, एक टॉर्क जनरेट होगा। दोनों फोर्सेस हैं, इक्वल हैं, साथ में ऑपोजिट हैं, साथ में इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है आपकी, अलग अलग, दोनों अलग अलग लाइंस में एक दूसरे को एक्ट कर रहे हैं आपका। तो यहाँ पर क्या जनरेट होगा, एक टॉर्क। और हमेशा ये टॉर्क क्या करता है, ये टॉर्क करता है इस डाइपोल को घुमाने की कोशिश। जैसे अगर आप इस पेन को अगर डाइपोल समझो तो यहाँ पर इस एंड को मैं इस साइड को खींच रहा हूँ और इस एंड नीचे वाले एंड को मैं इस साइड को खींच रहा हूँ। तो जब भी ऐसा कोई काम होगा तो वो क्या करेगा आपका, ये घूमेगा अपने आप। ये फोर्स जब आप ऐसे खींचोगे, आप अपने हाथ में ही पकड़ो पेन और ऊपर वाले को ऐसे नीचे, वो अपने आप ही घूमेगा आपका। ये फोर्स इस साइड को और ये वाला फोर्स इस साइड को, तो ये चीज अपने आप क्या करेगी आपका, घूमेगी आपका। तो एक टॉर्क जनरेट होगा। ये टॉर्क क्या करेगा, ये टॉर्क क्या करेगा, ये टॉर्क रोटेट करेगा। किसको रोटेट करेगा, इस डाइपोल को। कब तक रोटेट करेगा, अभी तो ऐसा है, कब तक रोटेट कर सकता है, ऐसे फोर्स लग लग के, जब तक ऐसा नहीं हो जाता, ये फोर्स उस साइड को है ना आपका, तो ये तब तक नहीं लगेगा। इसके बाद भी खींचेगा लेकिन फिर कुछ होगा नहीं। तो रोटेट तो करेगा, कब तक करेगा, अनटिल जो ये डाइपोल है किस डायरेक्शन में ना आ जाए, ई वेक्टर की डायरेक्शन में ना आ जाए। जब डाइपोल जब जिस टाइम ई वेक्टर की डायरेक्शन में आ जाएगा तो ये मोशन क्या हो जाएगा आपका, रुक जाएगा आपका। हमने क्या कहा, देखो हम स्टार्टिंग से इसमें भी फोर्स काम किया, इसमें भी फोर्स काम किया, टोटल फोर्स हो गया 0। इसका मतलब है ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, ना ये आगे को जाएगा ना पीछे को जाएगा। लेकिन इन दोनों चार्जेस की क्या है, जो फोर्स काम कर रहा है उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है आपका, अलग अलग। तो एक टॉर्क जनरेट होगा और ये टॉर्क क्या करेगा, इस डाइपोल को घुमाएगा। कब तक घुमाएगा, जब तक वो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ना आ जाए। अब इस टॉर्क के बारे में हमने पता कर लिया, ये टॉर्क क्या है पता चल गया, ये घुमाएगा आपका। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी वो निकालते हैं आपका। तो टॉर्क की एक वैल्यू होती है, एक बेसिक फॉर्मूला होता है, वो होता है एनी वन फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब जो दो फोर्सेस हैं उनमें से कोई भी एक फोर्स को लो, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। तो यहां पर से देखना, कोई एक फोर्स, तो दोनों फोर्स क्यू है तो कोई भी एक क्यू ही ठहरा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने क्या किया ना, यहाँ से लाइन सीधे आगे उड़ा दिया और यहाँ से डाल दिया परपेंडिकुलर। ये वाला इस लाइन में काम कर रहा है, ये वाला इस लाइन में, तो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये। तो इसका नाम मैंने लेटेस्ट कंसीडर, ये पॉइंट सी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई BC। इसको कहता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में एक चीज अधूरी है, BC। जैसे ही BC आप रख दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा, टाउ कितना काम करेगा करके। तो निकाल लेते हैं आपका इन ट्राइंगल ABC में आते हैं और साइन थीटा लगा देते हैं। तो ABC में साइन थीटा, अब थीटा तो दिख नहीं रहा है आपका, तो थीटा देखना, ये वाला एंगल थीटा था तो ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा होगा, नहीं होगा आप लोगों का, ये एंगल थीटा, तो ये एफ बन रहा है, उल्टा एफ दिख रहा है आपको, हो जाएगा। तो अब साइन थीटा बताइए कितना होगा, परपेंडिकुलर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर मतलब BC अपॉन हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस A और B। ये डाइपोल की लेंथ कितनी होती है, AB का मतलब डाइपोल की लेंथ, और ये होती कितनी है आपका, 2L होती है आपका। तो यहाँ पर सीधे लिख देता हूँ BC अपॉन 2L। तो यहाँ से BC की वैल्यू आ जाएगी आपका 2L साइन थीटा। इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को प्लेस कर दोगे तो टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा, टाउ इक्वल टू आ जाएगा QE मल्टीप्लाई बाई 2L साइन थीटा। अब हमने एक और चीज पढ़ी थी कि Q इंटू 2L क्या होता है आपका, ये होता है P। तो यहाँ पर भी दिख रहा है, Q भी दिख रहा है, 2L भी दिख रहा है, तो इनको पहले एक साथ लिख देते हैं, आपका E साइन थीटा। अब Q इंटू 2L बन गया P, तो PE साइन थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ
टॉर्क। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, हो जाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसमें क्या काम करता है, हमेशा टॉर्क काम करता है, और टोटल फोर्स नहीं होता है। लेकिन टोटल फोर्स जीरो होगा, लेकिन टॉर्क क्या करेगा, वहाँ पर काम करेगा, और इसकी वैल्यू होगी पी साइन थीटा। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन अराइज होते हैं इस पी साइन थीटा से, बहुत से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं आपका, जो यहाँ से पूछे जाते हैं आपका कि ये टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, कब ये मिनिमम होता है, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है आपका। तो सबसे पहली बात, जो टाउ होगा ना, ये एक स्केलर एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, स्केलर ना, कौन सी क्वांटिटी आपका, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और साथ में टाउ की वैल्यू कितनी होती है ना वेक्टर फॉर्म में, वो होता है पी क्रॉस ई। क्लास 11th अगर किसी को याद होगी तो वहां पर जब हम क्रॉस वेक्टर को खोलते हैं ए क्रॉस बी, तो यही कुछ आता था, क्या आता था आपका, ए बी साइन थीटा, साथ में एन कैप, एन कैप का मतलब उसकी एक डायरेक्शन। तो साइन थीटा यहाँ पर दिख रहा है इसका, और दो चीजें भी दिख रही हैं, इसका मतलब है कि ये क्या होगा आपका, क्रॉस इन दोनों के बीच का, और इसकी डायरेक्शन एन कैप का मतलब होता है परपेंड, मतलब इस टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी आपका, वो इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर इस टॉर्क की क्या होगी, आपकी डायरेक्शन होगी। और चीज़ें देखते हैं, स्पेशल कुछ नोट्स आपके। तो जो ये थीटा, जो टाउ होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, टाउ मैक्स कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी 90। जब कभी भी थीटा 90 डिग्री होगा, मतलब जिस टाइम आपका ये जो डाइपोल है वो एकदम परपेंडिकुलर रखा होगा, तो उसी टाइम में तो सबसे ज़्यादा टॉर्क का काम करेगा, होगा नहीं होगा। फॉर्मूले से भी देख लो, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो उस टाइम टाउ मैक्स कितना हो जाएगा, सीधे पी इंटू ई। तो ये हो गया टाउ मैक्स की कंडीशन। टाउ मिनिमम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू कितना होगा आपका 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब जब ऐसे रेस्ट किया हो, 180 डिग्री का मतलब जब ऐसे रेस्ट किया हो, उल्टा हो गया। इन दोनों कंडीशंस में ही आप लोगों का क्या होगा, टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, पी ई साइन 0 या साइन 180, वो दोनों ही 0 होता है, तो ये बन गया टोटल 0। वैल्यू कितनी होगी आपकी, 0 हो जाएगी आपका, तो वो मिनिमम इसकी वैल्यू है आपका। अब यहाँ पर जब ये 0 या 180 होते हैं ना, इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोला जाता है इसको, इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्यों बोला जाता होगा इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि इस कंडीशन में ना ये रोटेट नहीं कर पाता है। आपका अगर डाइपोल ऐसे रखा है आपने, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू, या फिर ऐसे है प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू, ये था ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो अगर ये है आपका, तो इसमें जो फोर्स काम करेगा इस साइड को, इसमें फोर्स काम करेगा इस साइड को, दोनों फोर्सेस देखो बराबर होंगे, तो ये खींचेगा ऐसे ही, ये इस साइड को, ये इस साइड को, तो दोनों बराबर है 0। अब टॉर्क भी काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों सेम लाइन में खींच रहे हैं, एक ऐसे खींच रहा है एक ऐसे, तो ये चीज़ कहीं नहीं जाएगी। तो ये इक्विलिब्रियम ठहरा आपका, क्योंकि अभी ये कहीं नहीं जाने वाला है। नीचे वाला भी तो इक्विलिब्रियम है, इसमें प्लस वाले में कहाँ को फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में, माइनस वाले में इस डायरेक्शन में। अब ये जैसे पेन है, एक में इस साइड को काम कर रहा है फोर्स, एक में यहाँ से इस साइड को, दोनों को इस साइड को आप ऐसे करके दबा रहे हो, कोई फर्क पड़ेगा इसमें, कहीं को जाएगा नहीं जाएगा। तो अभी भी ये इक्विलिब्रियम मतलब वैसा ही रहेगा आपका। तो ये दोनों ही कंडीशन क्या है आपकी, इक्विलिब्रियम की है। लेकिन इनमें से एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो व्हाट इज स्टेबल, ये वाला जो ऊपर वाला केस होता है इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, जो नीचे वाला केस होता है इसको बोला जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ऐसा क्यों है आपका, देखो हमने पी वेक्टर के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपका, इसकी डायरेक्शन क्या होती है आपकी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब ऊपर वाले को देखोगे तो इसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव दिख रहा है आपका, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम, मतलब पी वेक्टर भी यही तय, माइनस से प्लस इस साइड को, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी साइड को, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, पी बी और ई बी। अगर पी और ई दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए तो उसको बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। और नीचे वाले में देखो ये माइनस ये प्लस, तो पी वेक्टर कहाँ को है, इधर को, ये पी वेक्टर की डायरेक्शन, और ई वेक्टर कहाँ को है, इधर को, तो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल या ऑपोजिट। तो जब पी और ई दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होता है तो उसको बोला जाता है आप लोगों का क्या, आपको बोला जाएगा उसमें क्या, आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल, याद रखना है आप लोगों का। स्टेबल का मतलब है कि P एंड E दोनों क्या होंगे आपका, उनके बीच का एंगल होगा आपका 0, और अनस्टेबल में P और E के बीच का एंगल कितना होगा आपका 180। और इन दोनों ही केसेस में क्या होता है आपका, ना टॉर्क काम करता है ना फोर्स काम करेगा, फोर्स तो कभी काम नहीं करता, हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है आपका।